कल हमने बात की थी बेसिकली इंसेक्ट के बारे में, उसके सेगमेंट के बारे में बात की थी, और हमने बात की थी कि इंसेक्ट की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आर्थ्रोपोडा के बारे में बात की थी। आर्थ्रोपोडा इतने ज़्यादा डोमिनेंट क्यों है इस बारे में बात की थी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अब तो आवाज़ आ रही है सबको। आर्थ्रोपोडा डोमिनेंट क्यों है इस बारे में हमने बात की थी, और हमने डिस्कस किया था कि आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी, और बात की थी कि इंसेक्ट्स इतने डोमिनेंट क्यों हैं, राइट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम प्रकाश, बैरी, श्रद्धा, राधा, आशीष, शुभम यादव, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, जो हमने पढ़ा था आपको क्या समझ में आया था? गुड मॉर्निंग शीतल। सब लोग नोट्स बना रहे हैं ना अपने? ओके देन, अब हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ पेस्ट के बारे में। अगेन बहुत इजी टॉपिक है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, मोल्टिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, टर्म्स क्या क्या रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे, बॉडी की सेगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे इंसेक्ट की, और साथ में इंसेक्ट हेड डिस्कस करेंगे अगर हमें टाइम बचा आज तो। ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये टॉपिक सारे बहुत इजी टॉपिक्स हैं। अगेन आपके बेसिक्स को ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और आपको इनको पढ़ने में और भी मज़ा आने वाला है। क्यों? अभी जब हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा बीच में कि थ्योरी तो हम कवर करेंगे करेंगे, और जो हमारा प्राइम पर्पस रहेगा वो क्या रहेगा कि हम थ्योरी को कवर करेंगे, लेकिन साथ में मैंने आपको फ्लो चार्ट्स भी दिए आगे। तो फ्लो चार्ट से क्या होगा, जो चीज़ें भी हमने पढ़ी होंगी ना उसको एक रिवीजन मिल जाएगा। तो जितने भी ये टॉपिक हैं इन सबके मैंने फ्लो चार्ट रखे हैं, तो आप सबको बहुत इजी हो जाएगा उनको रिवाइज करना और उनको समझना। लेकिन फ्लो चार्ट से पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी सी थ्योरी, और थ्योरी के बारे में ही बात करेंगे। चलिए, हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सब लोग नोट्स बना रहे हैं? सो अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं पेस्ट के बारे में। ठीक है, हाँ जी, पेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, और पेस्ट के बारे में हम सीखेंगे कि पेस्ट क्या होता है। ठीक है, पेस्ट के बारे में जानेंगे कि पेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज आप लोग मुझे बताएंगे क्या लगता है पेस्ट क्या होता है। हो रहे हो भी कनेक्ट? क्या लगता है आपको पेस्ट क्या होता है? बताइए फटाफट से, क्या लगता है पेस्ट क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बोलो किसको क्या लगता है पेस्ट क्या होता है? क्या लगता है पेस्ट क्या होता है? तो पेस्ट की अगर हम बात करते हैं, पेस्ट बेसिकली क्या होता है? पेस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो, सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, वो हार्मफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूं और आपको पढ़ा रही हूं, इन केस आप लोग अगर मुझे सामने से परेशान करोगे या लेट सपोज पढ़ाने नहीं दोगे, तो मेरे लिए आप क्या हो? पेस्ट हो। वैसे ही आप अगर लेट सपोज, जब हम एंटोमोलॉजी की बात करते हैं, हम यहाँ पे हार्म की बात करें या लॉस की बात करें, हम बात करें इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पेस्ट को अगर हम क्लियरली डिफाइन करें, कैसे हम पेस्ट को बोल सकते हैं? पहली चीज कि पेस्ट जो है वो फ्रेंच वर्ड पेस्ट है, फ्रेंच वर्ड पेस्ट है, एंड लैटिन वर्ड पेस्टिस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई फैलने वाली ह्यूमन डिजीज है, या तो कोई कंटेजियस डिजीज है, या फिर कोई प्लेग है। तो जब भी कोई पेस्ट होगा वो क्या करेगा, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको इंजरी करेगा, या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो क्या करेगा, परेशान करेगा। ठीक है, तो जब हम पेस्ट की बात करते हैं, पेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे कीट होते हैं जो क्या करते हैं, इंसानों या फिर इंसानों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पे हानि करते हैं। ठीक है जी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, ठीक है, हिंदी में बोल दिया। पेस्ट क्या होता है? ऐसे कीट होते हैं जो क्या करते हैं, अगर कोई इंसान है, मनुष्य है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज है, चाहे उससे रिलेटेड कोई क्रॉप है, चाहे उससे रिलेटेड कोई एनिमल है, चाहे कोई भी चीज है, अगर वो उनको नुकसान पहुंचा रहा है तो हमारे लिए वो क्या चीज है? पेस्ट है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है।
अब बताओ पेस्ट की कैटेगरी में क्या क्या आता है, बताओ फटाफट से, पेस्ट की कैटेगरी में क्या क्या आता है ना। ये तो बेसिक सी चीजें, थोड़ा थोड़ा आपको भी पता होगा, तो आई वांट की डिस्कशन पे चीजें चलें। चलिए, पेस्ट की कैटेगरी में क्या क्या आता है, बताइए बताइए। देखो, पेस्ट की जब हम बात करते हैं, पेस्ट में सिर्फ हम इंसेक्ट की बात नहीं करते हैं, कोई भी वीड है, कोई भी डिसीज है, या कोई भी पेस्ट है, वो सारा क्या है, आपका पेस्ट में आता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात कर लो कि किसी भी तरह का कोई वीड है, कोई भी कीट है, कोई भी, अगर आप रोग की बात करो, बीमार, कोई भी पैथोजन की बात करो, रोग कारक की बात करोगे, वो सारे पेस्ट हैं। यानी कि जो पेस्ट होता है ये एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है, और इस ब्रॉड टर्म में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। अब पेस्ट क्या होता है, पहली चीज जो क्या कर रहा है, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे कि क्रॉप को इंजरी कर रहा है, या क्रॉप प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फॉरेस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है, फॉरेस्ट क्रॉप्स के ऊपर, ऑर्नामेंटल के ऊपर, यानी कि अगर कोई जंगल वाले पेड़ हैं, या फिर हमारे पास जो सजाने वाली जगह है, या कोई भी हमारे पास नॉर्मल पौधे हैं, उन पे जो अटैक कर रहा है, वो बेसिकली क्या है, पेस्ट है। दूसरा, अगर वो ह्यूमन को या जो भी उसने पाल के रखे हैं एनिमल्स, तो उनको अगर वो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो भी पेस्ट है। अगर कोई हमारे स्टोर्ड प्रोडक्ट है, स्टोर्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कलम भंडारण की कोई चीज है, तो भंडारण की चीजों पे भी अगर कोई कीट आ रहा है, तो वो भी क्या होगा, आपका पेस्ट होगा। यानी कि पेस्ट में आपके, चाहे वो कीट है, चाहे निमेटोड है, चाहे माइट्स हैं, चाहे वो आपकी स्नेल्स हैं, कोई भी चीज है जो नुकसान पहुंचा रही है, वो क्या है, पेस्ट है। अब एंटोमोलॉजी में हम पर्टिकुलरली क्या बात करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट की। इंसेक्ट पेस्ट मतलब कि कौन से ऐसे कीट हैं जो पेस्ट एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो पेस्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो आपको पता है आपके लिए बेनिफिशियल हैं, जो आपको फायदा देते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो पेस्ट नहीं होते हैं। पहली चीज सबको क्लियर, क्लियर है, क्योंकि फ्यू इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या है, बेनिफिशियल है। फ्यू इंसेक्ट्स हम ऐसे लिखूं, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो बेनिफिशियल। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता रही हूँ सारे इंसेक्ट आपके पेस्ट नहीं है, कुछ आपके ऐसे भी हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, आपको फायदा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताओ, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं। जैसे कि आपके कुछ पैरासिटॉइड्स हैं, कुछ प्रीडेटर्स हैं, हनी बी है, लैक इंसेक्ट है, या फिर सिल्क वॉर्म है। ये सारे के सारे आपके क्या करते हैं, आपको फायदा ही देते हैं, तो ये पेस्ट में नहीं आएंगे, राइट। तो जब भी हम एंटोमोलॉजी में बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, हमारा मतलब क्या होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे पेस्ट की बात करते हैं जो क्या है, इंसेक्ट है। यानी कि पेस्ट क्या है, एक बहुत बड़ी टर्म है, इंसेक्ट क्या है, इसमें छोटा सा नीश है, छोटी सी टर्म है। ठीक है, हाँ जी, सही बोल रहे हो। जो बोल रहे हैं बेटा अर्थवॉर्म, मैंने इंसेक्ट की बात की थी, अर्थवॉर्म इंसेक्ट में थोड़ा ना काउंट कर रहे हैं हम, है ना। चलिए, ओके, यहां तक सबको क्लियर। अब हम बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ पेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो अकरेंस के बेसिस पे कि कहां पे पेस्ट आ रहा है, अकरेंस के बेसिस पे हमारे पास कैटेगरी ऑफ पेस्ट में है, जैसे कि रेगुलर पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट, सीजनल पेस्ट, देन persistent pest, and then sporadic pest। तो नाम से आपको पता चल रहा है, अगर आप नाम के बेसिस पे ही इसको कैटेगराइज करना चाहो, तो नाम के बेसिस पे आपको पता चल रहा है। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जो रेगुलरली क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है। ओकेजनल क्या होता है, जो कभी कभी आता है पेस्ट। ठीक है,
सीजनल कौन सा पेस्ट होता है? सीजनल पेस्ट का मतलब होता है जो सीजनल क्रॉप के साथ आएगा। अगेन परसिस्टेंट का मतलब होता है जो थ्रू आउट आएगा। एंड स्पोरेडिक का मतलब होता है जो कभी कभी आएगा लेकिन किसी किसी लोकेशन पे आएगा। ठीक है, तो नाम तो इसके ये सिग्निफाई कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है अकरेंस के बेसिस पे पेस्ट। अकरेंस के बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? रेगुलर पेस्ट। रेगुलर मतलब कि नियमित कीट। रेगुलर मतलब कि नियमित कीट। तो ये जो रेगुलर होते हैं, रेगुलर पेस्ट क्या होते हैं? जो फ्रिक्वेंटली क्रॉप पे आते हैं। जैसे मान लो कोई क्रॉप है, उसके साथ में जो क्लोजली एसोसिएटेड पेस्ट होते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आएंगे, उनको हम बोल देते हैं रेगुलर पेस्ट। जैसे कि राइस स्टेम बोरर, ब्रिंजल फ्रूट बोरर, है ना। क्रॉप आएगी तभी ये पेस्ट आएंगे। तो जो फ्रिक्वेंटली क्लोज एसोसिएशन के साथ में क्रॉप के साथ आते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? रेगुलर पेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, रेगुलर पेस्ट सबको समझ में आ गया? क्या होते हैं? जो फ्रिक्वेंटली क्रॉप पे आएंगे, क्रॉप के साथ में क्लोजली जो एसोसिएटेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलर पेस्ट। दूसरा हमारे पास में है ओकेजनल पेस्ट। अब ओकेजनल पेस्ट कौन से होते हैं? जो इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं। इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते का मतलब क्या होता है? कि जिनकी कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं होती है। तो हमारे पास ओकेजनल पेस्ट क्या होते हैं? जो कभी कभी आएंगे। कभी कभी आएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड कोई आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में है तो समझ लो वो रेगुलर है। अगर वो कभी कभी आपको फोन करेगा, कभी कभी आएगा, दैट मीन्स वो इतना क्लोज नहीं है, या फिर क्या है, इनफ्रीक्वेंट है। आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ओकेजनल पेस्ट में क्या होता है? इनफ्रीक्वेंटली आते हैं, कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं है, कभी कभी आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो केस वॉर्म ऑन राइस एंड मैंगो का स्टेम बोरर। अगला है सीजनल पेस्ट। अब सीजनल पेस्ट क्या होते हैं? जो हर सीजन में आएंगे और हर साल आएंगे। पर्टिकुलर सीजन में जो हर साल आते हैं वो क्या होते हैं? आपके सीजनल पेस्ट होते हैं। तो सीजनल पेस्ट क्या हो गए आपके? जो हर साल आएंगे और पर्टिकुलर सीजन में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट में अगर हम रेड हेयरी कैटरपिलर की बात करें और मैंगो हॉपर्स की बात करें। ठीक है जी, फोटो भी साथ में दिया गया है तो आपको इजी हो जाएगा देखना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास में है परसिस्टेंट पेस्ट। अब परसिस्टेंट पेस्ट क्या होता है? ये ऐसा पेस्ट होता है जो थ्रू आउट द ईयर रहता है। जो क्या करता है? पूरा ईयर रहेगा, थ्रू आउट द ईयर रहेगा। और इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। और इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि चिली थ्रिप्स हैं, मिली बग्स हैं। राइट, नेक्स्ट हमारे पास में है स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट क्या बताया? कुछ लोकेलिटीज पे आएगा, कभी कभी आएगा। तो क्या लिखा है? पेस्ट अकर्स इन द आइसोलेटेड लोकेलिटीज ड्यूरिंग सम पीरियड। जैसे कि कोकोनट स्लग कैटरपिलर है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि अकरेंस के बेसिस पे कौन कौन से पेस्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन्फेस्टेशन के बेसिस पे कौन कौन से पेस्ट होते हैं। तो इन्फेस्टेशन के बेसिस पे एक होता है एपिडेमिक पेस्ट और एक होता है एंडेमिक पेस्ट। अब आप सबको एपिडेमिक पता होगा कि ऐसा पेस्ट जो बहुत बड़े एरिया में आता है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, तो वो होता है एपिडेमिक पेस्ट। यानी कि जो क्या करेगा? सीवियर फॉर्म में आएगा। और जो पेस्ट आपका सिर्फ पर्टिकुलर लोकेशन पे आएगा वो क्या होगा? आपका एंडेमिक पेस्ट होगा। तो एपिडेमिक पेस्ट क्या होता है? जो आपका एक एरिया में आएगा, बड़े एरिया में, और बहुत ही सीवियर रीजन में आएगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जो एपिडेमिक पेस्ट है। और एंडेमिक पेस्ट क्या होता है? ये ऐसा पेस्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में या कन्फाइंड एरिया में आता है। तो
तो देख लेते हैं। एपिडेमिक पेस्ट इज द सडन आउटब्रेक ऑफ अ पेस्ट in a severe form in a region at a particular time. Endemic pest is the occurrence of pest in a low level in few pockets regularly and confined to a particular area. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन गोल्डन सिस्ट निमेटोड इन नीलगिरी हिल्स। आप सबको पता है जो एंडेमिक पेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे गोल्डन सिस्ट निमेटोड है जो कहाँ पे नीलगिरी हिल्स में है। ये जो आपका निमेटोड है ये नीलगिरी हिल्स में है और इसके लिए डोमेस्टिक क्वारंटीन है, क्योंकि हमें पता है कि ये पर्टिकुलर एरिया पे हर साल आता है और पर्टिकुलर एरिया में ही रहता है। तो अगर आप वहां से रिलेटेड कोई भी अगर आप क्रॉप लेके आओगे तो उसके साथ में ये जो पेस्ट है जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड है पोटैटो के साथ ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड है ये क्या है, डोमेस्टिक क्वारंटीन या क्वारंटीन इंपॉर्टेंस का पेस्ट है, गोल्डन सिस्ट निमेटोड ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचेनेंसिस। अगला हमारे पास में है कि इंसेक्ट पॉपुलेशन के बेसिस पे हम कैसे कैसे इंसेक्ट्स को डिवाइड करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये जो 4 टर्म्स हैं ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये 4 टर्म आपको समझ में आ गई तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 चीजें इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो मैं आपको सबसे पहले बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद में हम कवर करेंगे फ्लो चार्ट की हेल्प से। सबसे पहला हमारा क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप सिंपली याद रखेंगे एवरेज डेंसिटी, अभी हिंदी में भी बताऊंगी, एवरेज डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अ एवरेज डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे याद रख लो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है कि कीटों का घनत्व, यानी कि एक टाइम पे कितने कीट आपके प्रेजेंट हैं। तो जो एवरेज डेंसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या होता है, कोई भी हमारे पास में एरिया है वहां पे क्या है, ये जो कीट होते हैं या फिर ये जो आपके इंसेक्ट होते हैं इनका कुछ एवरेज पॉपुलेशन रहती है। वो एवरेज पॉपुलेशन कितनी रहती है उसको हम क्या बोल देते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि सामान्यतः कितने हमारे पास में एक एरिया में कीट है उसको हम क्या बोल देते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इतना समझ में आया कि जीईपी क्या है, कि कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एक टाइम पे हैं, क्या डेंसिटी है उनकी, जो क्या कीटों का घनत्व है उसको हम बोल देते हैं एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे average density of a population over long period of time around which the population tends to fluctuate due to biotic and abiotic factors and in the absence of permanent environment changes। कि कुछ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आपके रहेंगे, उस एवरेज पॉपुलेशन को हम क्या बोल देते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले बताओ ये पॉइंट समझ में आया, तभी आगे की कैटेगरी समझ में आएगी। अगर ये 4 टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तभी आगे कैटेगरी ऑफ पेस्ट समझ आएंगे। बताओ ये समझ आया सबको कि एक टाइम पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है इंसेक्ट की, उसको बोलते हैं जीईपी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बताइए यहां तक समझ आया, बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? ओके, सबको आ गया, सिर्फ ओम प्रकाश को नहीं आया। ओम प्रकाश जी क्या समझ नहीं आया, देखते हैं क्या समझ नहीं आया आपको। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। ओम प्रकाश कनेक्ट कर रही हूँ आपको, देखो जरा कॉल आ रही है, बताओ क्या पॉइंट समझ नहीं आया, बताओ बताओ फटाफट। अच्छा, एक अंकुश राय भी है। हाँ जी, क्या समझ नहीं आया ओम प्रकाश जी?
एक अंकुश राय भी हैं। बताओ बताओ, कर रहे हो कॉल पिक? हम्म, जल्दी करो, बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें। हमने बोला कि जीईपी क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक टाइम पे कितने कीट हैं, कीटों का क्या घनत्व है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है। सिंपल सी टर्म है जीईपी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, बस नाम आपको अलग लगेगा। जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है एक टाइम पे कितने आपके कीटों की डेंसिटी आपको देखने को मिल रही है। बस सिंपल सी बात है कि कितने कीट हैं, कितना कीटों का घनत्व है, उसको हम क्या बोल देते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देते हैं। बाकियों को क्लियर है? बाकियों को समझ में आया? हाँ जी। और किसको समझ नहीं आया? भाई कनेक्ट कर लो। अब क्यों नहीं उठा रहे हो आप लोग? हाँ जी ओम, बोलिए क्या समझ नहीं आया? बोलो क्या समझ नहीं आया? एक टाइम, अब ध्यान से सुनना, अच्छा जिनको भी समझ नहीं आया है, एक टाइम पे या एक समय पे आप देखो कितनी एवरेज डेंसिटी है, यानी कि कितने कीट आपके एक समय पे प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल देते हैं। सबको क्लियर हो गया कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ठीक है आपको मैं ऐसे समझाती हूँ। ऐसे समझ लो कि रोज हमारी क्लासेस होती हैं, एक टाइम पे कितने बच्चे आ रहे हैं, वो हमारी क्या है, जीपी है, ऐसा समझ लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लासेस रोज हो रही हैं, अब एक टाइम पे कितने बच्चे प्रेजेंट है, अगर 20 प्रेजेंट है, 25 प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है, जितने भी प्रेजेंट है, जो उनका एवरेज है, जैसे मान लो एवरेज हमने 30 निकाल लिया, तो अगर 30 बच्चे प्रेजेंट हैं तो वो क्या है, आपका जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि 30 नंबर ऑफ बच्चे इसमें हमेशा प्रेजेंट है ही है। ठीक है, एवरेज निकाल दिया। वैसे कीटों का हमने क्या किया, एवरेज निकाल दिया, घनत्व उसका देखा। दूसरा है ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। अब ईटीएल क्या होता है, इतने नंबर ऑफ इंसेक्ट पहुंच जाएं कि हमें क्या करना पड़े, कुछ कंट्रोल करना पड़े या फिर एक्शन लेना पड़े, या फिर एक्शन लेना पड़े, या फिर किसी तरह का कोई हमें कंट्रोल मेजर लेना पड़े, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ईटीएल बोल देते हैं। तो ईटीएल क्या होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि इतना आपका पॉपुलेशन पहुंच चुकी है इंसेक्ट की कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोई डैमेज कंट्रोल मेथड लेना पड़ेगा, यानी कि कोई कंट्रोल मेजर यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग हो, रोज आप लोग क्लास में आते हो, वैसे तो मुझे कोई तंग करता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन लेट सपोज कि आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो मुझे क्या कर रहा है, एक तंग कर रहा है, तो मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, एक ही तो है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि 4-5 बच्चे ऐसे हो गए जो मुझे जानबूझ के तंग करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा नंबर होगा जिस नंबर में मैं देखूंगी कि अब मुझे इनके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अब कुछ ज्यादा बच्चे तंग कर रहे हैं, है ना। वैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, लेट सपोज पहले जो नंबर ऑफ इंसेक्ट थे वो 100 थे, है ना, 100 इंसेक्ट थे जो फीड कर रहे थे एक पेड़ के ऊपर, लेट सपोज बहुत बड़ा पेड़ है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या हुआ, वही नंबर बढ़ के जो है वो 200 हो गया, तो दैट मीन्स कि अब इससे ज्यादा अगर नंबर होगा तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा डैमेज होने से पहले ही कुछ ना कुछ स्प्रे करनी पड़ेगी या कोई ना कोई कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा ताकि कोई आगे डैमेज ना हो। ठीक है, तो ईटीएल क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्शन थ्रेशोल्ड। ईटीएल का मतलब होता है कि अब वो समय आ गया है जब आपको कंट्रोल मेजर लेने हैं, और वो समय कब आता है, हम देखते हैं कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट हैं, उसके हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि ऐसी डेंसिटी जिसपे आपको क्या करना है, स्प्रे करना है ताकि आप पेस्ट का कंट्रोल कर सको, या एक्शन थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर है यहां तक?
चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया ना कि क्या हमने बोला कि ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी जिसपे हम क्या करेंगे, कंट्रोल मेजर लेंगे ताकि इससे ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोल देते हैं। चलिए यहां तक तो सबको क्लियर है, सबको समझ में आया ना यहां तक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास में है इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इंजरी लेवल क्या होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक मतलब कि जहां पे हमें कोई इकोनॉमिक चीजों की बात करें, हम लॉसेस की बात करें, तो ऐसी पॉपुलेशन जिसपे अगर हम बात करें कि इंजरी हो रही है, तो जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं इंजरी के टर्म्स में, इंजरी में हम बात करते हैं कि उतनी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन जहां पे इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है। यानी कि जैसे हमने बोला कि 100 इंसेक्ट हैं, किसी पेड़ पे फीड कर रहे हैं, मान लो अगर इनकी पॉपुलेशन 120 पहुंच जाती है और ये क्या कर रहे हैं, किसी पेड़ के ऊपर डैमेज कॉज कर रहे हैं, तो अगर 120 क्या करें, डैमेज कॉज कर रहे हैं, स्टार्ट हो गया इकोनॉमिक डैमेज, अगर इनका नंबर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो 150 हो गया, तो ये और इकोनॉमिक डैमेज कॉज करेंगे। तो हम देखेंगे लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर रहे हैं, यानी कि 120 अगर मैं बोल रही हूँ तो ये लोएस्ट नंबर है जो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर रहा है। अब इसी नंबर से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ आएगा, ध्यान से सुनना। इसी नंबर से एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। ये है 100 इंसेक्ट जो किसी फील्ड में हैं, मान लो इनकी पॉपुलेशन जो है वो 100 ही रहती है, जो एवरेज डेंसिटी है, यानी कि जो हमारे पास जीईपी है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो कितना है, 100 है। इनकी पॉपुलेशन हमेशा ही 100 रहेगी, यानी कि जो आपकी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, आप जो आपकी एवरेज पॉपुलेशन है वो क्या है, 100 है। ये जो जीईपी है ये क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जनरली कितना इंसेक्ट फील्ड में रह रहा है, 100 रह रहा है। अब क्या हुआ, कुछ फेवरेबल कंडीशंस आई और इंसेक्ट का नंबर कितना हो गया, 120 हो गया। इंसेक्ट का नंबर कितना हो गया, 120 हो गया। अब हमें पता है कि अगर इस इंसेक्ट का नंबर बढ़ता है और आगे और भी नंबर इसका जाता है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, इकोनॉमिक डैमेज कॉज करेगा। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे लेट सपोज 120 नंबर ऐसा है जो क्या करेगा, इकोनॉमिक डैमेज कॉज करेगा। तो ये लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट है। लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट किस टर्म में है, कि ऐसा नंबर ऑफ इंसेक्ट जो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक डैमेज को कॉज कर रहा है, लोएस्ट नंबर है जो इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हम नहीं चाहते इकोनॉमिक डैमेज हो, तो हमें इससे पहले ही कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा। जो नंबर पहुंच रहा है ना, इस नंबर को हमने पहुंचने ही नहीं देना है, इससे पहले ही कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, ऐसा टर्म, ऐसा पॉइंट है जहां पे आप क्या कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि इकोनॉमिक लॉसेस ना हो। तो इकोनॉमिक लॉसेस ना होने के लिए हमें इस पॉपुलेशन को नहीं बढ़ने देना है, यहां तक नहीं पहुंचने देना है, इस पॉपुलेशन को हमें कम ही रखना है, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। बताइए यहां तक सबको क्लियर है, फटाफट बताओ, यहां तक सबको समझ में आया, सबको क्लियर है यहां तक। तो हमने क्या बात की, हमने बोला कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नंबर बढ़ेगा तो एक पॉइंट पे इकोनॉमिक डैमेज होगा, हमें उस पॉइंट पे पहुंचने नहीं देना है, उससे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल मेजर यूज करना है। सिंपल सिंपल सा फंडा है, सबको क्लियर यहां तक, बताइए। चलिए नाउ अब हम बात करेंगे डैमेज बाउंड्री की। डैमेज बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री समझते हो, बाउंड्री का मतलब होता है कि लाइन। तो जो आपकी डैमेज होती है, जो सबसे कम डैमेज हो रही है, इकोनॉमिक डैमेज, जिसको आप मेजर कर सकते हो। अब देखो डैमेज तो होती है, लेकिन हम बात करें इकोनॉमिक डैमेज की। फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, एक पेड़ पे 10 फ्रूट लगे हैं और 10 फ्रूट में से एक इंसेक्ट ऐसा है जो क्या करता है, सिर्फ एक फ्रूट को थोड़ा बहुत, एक पत्ते को खा रहा है, ऐसा समझ लो। एक पेड़ है, उसमें क्या है, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे फ्रूट लगे हैं,
और उसमें से जो भी नंबर ऑफ इंसेक्ट है वो हार्डली 1-2 पत्तों को खा रहे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो आगे भी डैमेज कॉज करता है, फ्रूट्स को भी डैमेज कॉज कर रहा है, नंबर ऑफ लीव्स को डिफोलिएट कर रहा है, तो हमें तो फर्क पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा ऐसे लोएस्ट लेवल है जहां पे हम डैमेज को इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर कर पा रहे हैं। तो जब भी हम डैमेज की बात करते हैं, डैमेज बाउंड्री की बात करते हैं, डैमेज बाउंड्री क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहां से डैमेज को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है ना, ये हमेशा EIL से कम होता है। क्यों? देखो, हमें क्या करना है, नंबर को बढ़ने नहीं देना है इंसेक्ट के। अगर वो नंबर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक इंजरी कॉज करेगा। हमें उससे कम रखना है, तो उस नंबर को ना बढ़ने देने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं। सिंपल। तो ये 4 चीजें हम सबको समझ में आ गई कि कौन सी 4 चीजें क्या होती हैं। अब मैं आपको ग्राफ की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहां तक सबको समझ में आ गया ना? शुभम यादव अभी बताऊंगी ग्राफ की हेल्प से दोबारा। बहुत बेसिक सी चीजें, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको ये चीज क्यों समझ नहीं आ रही है। मैंने आपको बोला कि जब भी कोई एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं वो होता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हमने एक्शन लेना है, हमने उस टाइम पे एक्शन लेना है कि नंबर आगे बढ़े ही ना, जो इकोनॉमिक लॉस ना करे, तो वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। और जब नंबर बढ़ रहा है और वो डैमेज कॉज कर रहा है, तो कितना नंबर लोएस्ट था जहां पे डैमेज शुरू हुई, वो हमें काउंट करना है। वो हमारे पास क्या है, आपका इंसेक्ट का इकोनॉमिक इंजरी लेवल। और जहां पे आपके ऐसे पॉइंट पे जहां से आप डैमेज को काउंट कर सकते हो कि इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है, वो है डैमेज बाउंड्री। सिंपल 4 डेफिनेशंस हैं। क्लियर हुई सबको? अब कहां पे डाउट आ रहा है? अच्छा मुझे ये बताओ, किसको डाउट आ रहा है और कहां पे डाउट आ रहा है? क्योंकि बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, इसी से आगे नहीं बढ़ोगे तो सारे पेस्ट की कैटेगरी कैसे करोगे? बताओ जरा, कहां पे डाउट आ रहा है, फटाफट से बताओ। क्लियर है सबको? अच्छा चलो एक काम करते हैं, इस ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत इजीली आपको समझ आएगा, देखना। ध्यान से देखो ग्राफ को और अभी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है, एक तरफ क्या है, इंसेक्ट का नंबर है, ये टाइम है, ये क्या इंसेक्ट का नंबर है। जैसे मान लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी चल रहा है, या फिर मान लो आप कुछ दिन में ले रहे हो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसे भी है, ये टाइम है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे इंसेक्ट की पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है? लेट सपोज यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इंसेक्ट का पॉपुलेशन है, लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको जैसे 100 बताती हूँ, यहाँ पे 100 इंसेक्ट प्रेजेंट है। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो नंबर ऑफ इंसेक्ट है वो कितना प्रेजेंट है, 100 प्रेजेंट है, ठीक है? तो जब हम 100 की बात करते हैं, तो 100 का मतलब है कि एक पॉइंट पे, ये मैं एवरेज बता रही हूं कि देखो नॉर्मली इस फील्ड में जो 100 इंसेक्ट्स हैं या एवरेज इंसेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते ही होते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा सा टाइम बढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये महीना था जनवरी का, अब फरवरी में लेट सपोज कुछ कंडीशंस बहुत फेवरेबल आई, और ये जो इंसेक्ट का नंबर है ये 100 की जगह कितना बढ़ गया आपका, लेट सपोज ये यहाँ पे 300 बढ़ गया, और यहाँ पे वैसे मान लो जैसे 150 बढ़ गया। अब जब 150 तक नंबर बढ़ गया ना, अब मुझे पता है कि जब नंबर इससे ज्यादा जाएगा, 200 भी जाएगा, तब भी क्या है, इकोनॉमिक डैमेज होने वाला है या लॉसेस होने वाले हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 200 पहुंचने से पहले पहले ही कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये नंबर 200 ना पहुंचे। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, स्प्रे कर दिया, ताकि ये नंबर ऊपर ही ना जा सके, ये नंबर आगे ही ना बढ़ सके। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने स्प्रे कर दिया तो नंबर आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर मैंने स्प्रे नहीं किया तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये सीधा 200 पहुंच गया। अब क्योंकि ये नंबर 200 पहुंच गया, तो मुझे पता है कि ये जो नंबर ऑफ इंसेक्ट है
ये जो लेवल ऑफ इंसेक्ट्स हैं ये क्या करेंगे, इकोनॉमिक डैमेज कॉज करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये नंबर इतना पहुंच गया तो ये क्या करेगा, हमें इकोनॉमिक इंजरी लेवल होगा, यानी कि लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट होगा जो डैमेज कॉज कर रहा है। नंबर तो यहाँ पे भी है कम, लेकिन ये डैमेज कॉज नहीं कर रहा। ये जो नंबर है ये लोएस्ट नंबर है जो डैमेज कॉज कर रहा है। इसीलिए बोला कि लोएस्ट लेवल ऑफ इंसेक्ट्स जो डैमेज कॉज करते हैं वो क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो यहाँ पे अगर ये नंबर EIL के पास पहुंच गया तो ये हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल है। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि ये क्या है, जो पेस्ट GEP है कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। ये हमें समझ आया कि यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्शन लेना है। अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये जो पॉपुलेशन है बढ़ के यहाँ पहुंच जाएगी, जहां पे हमें किसी ना किसी तरह के लॉसेस देखने को मिलेंगे। और लोएस्ट पॉइंट जहां से हम लॉसेस को मेजर कर सकते हैं उसको हमने डैमेज बाउंड्री बोला। सो सिंपल, समझ में आया, क्लियर है। EIL में हम नंबर ऑफ इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, डैमेज बाउंड्री में हम बोल रहे हैं कौन सा ऐसा लोएस्ट पॉइंट है जहां से हम डैमेज को मेजर कर सकते हैं। सिंपल, क्लियर है। हाँ, तो ETL में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल में तो एक्शन ले रहे हैं, उसी में तो कंट्रोल कर रहे हैं। बताइए यहां तक सबको क्लियर, ग्राफ से बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आया, फटाफट से बता दो, बोलो बोलो, क्लियर है यहां तक। अब क्लियर है ना, अब तो किसी को डाउट नहीं है। चलो बढ़िया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से, नहीं तो हम इसी टॉपिक पे रह जाएंगे, जबकि इसमें इतना कुछ है नहीं है, सिर्फ समझने वाला हल्का सा थोड़ा सा लॉजिकल सा टॉपिक है कि बस आपको यहाँ से ग्राफ से सब समझ आ जाएगा, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ो, ग्राफ देखो, सब समझ आ जाता है। चलो यहाँ तक समझ आया, अब हम कैटेगरी ऑफ पेस्ट की बात करेंगे इसी में। तो अब अगर हम पॉपुलेशन लेवल के बेसिस पे बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, तो क्या दिया है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इट इज द पेस्ट डेंसिटी और अ लेवल ऑफ डैमेज एट विच अ कंट्रोल मेजर इज नीडेड टू प्रिवेंट द इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, ये हमें पता है कि ETL क्या होता है, ऐसा लेवल होता है डैमेज का जहां पे हमें कंट्रोल मेजर की जरूरत है ताकि आपका इकोनॉमिक लॉस ना हो। इकोनॉमिक लॉस क्या है, इट अकर्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंसेक्ट डैमेज इन टर्म्स ऑफ यील्ड और क्वालिटी एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो, किसकी बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक लॉस की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक लॉस का मतलब होता है, जैसे लेट सपोज मेरे पास में जो इंजरी है मेरे पास में 100 रुपए की, मतलब कि जो मुझे लॉसेस हो रहे हैं ना, 1000 रख लो, कि अगर मैं क्या कर रही हूं, जो भी कोई भी कंट्रोल मेजर मैं यूज कर रही हूं, ठीक है, कंट्रोल मेजर यूज करने के लिए मैं कोई भी पेस्टिसाइड यूज कर रही हूं, अब वो जो कॉस्ट है उसका पेस्टिसाइड का, मान लो कॉस्ट पेस्टिसाइड का 1000 है, ठीक है, लेकिन जो इंजरी हो रही है वो मान लो आपकी 10,000 की इंजरी हो रही है, तो पेस्टिसाइड का कॉस्ट अगर क्या है 1000 है और इंजरी आपकी 10,000 की हो रही है, तो 1000 रुपए लगा के आपको 9,000 तो बच रहे हैं ना, सिंपल मैथ्स। 1000 रुपए लगा के अगर मुझे 9,000 बच रहे हैं तो सही है। अगर इंजरी मेरी 10,000 की हो रही है और मैं 1000 रुपए का पेस्टिसाइड ले रही हूँ, तो मेरे को 9,000 रुपए का थोड़ा सा फायदा तो हो रहा है, क्योंकि अगर मैं नहीं पेस्टिसाइड या स्प्रे करूंगी या नहीं कोई कंट्रोल मेजर लूंगी तो मुझे नुकसान होगा, तो पूरे 10,000 चले जाएंगे। एटलीस्ट 1000 लगा के 9,000 तो आ रहा है। एक केस ये है। दूसरा केस क्या है कि लेट सपोज जो इंजरी है मेरे पास में, इंजरी है 1000 रुपए की, लेकिन जो मैं पेस्टिसाइड यूज कर रही हूँ वो 10,000 रुपए का है। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 रुपए की इंजरी के लिए 10,000 रुपए का पेस्टिसाइड यूज करूंगी तो मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 9,000 रुपए का, है ना। तो जब भी हम कोई कंट्रोल मेजर लेते हैं हमें यह भी देखना होता है कि उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे आप देखोगे पेस्ट पॉपुलेशन है और यहाँ पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो पेस्ट पॉपुलेशन कम हो गई, तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को हम लोग देख रहे हैं।
ठीक है, मतलब बोलने का क्या है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब आप कंट्रोल कर रहे हो आपको देखने पड़ेंगे सारे फैक्टर्स कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो क्या है। ठीक है, और जब भी आप इकोनॉमिक लॉसेस की बात करते हो, इकोनॉमिक लॉसेस का मतलब क्या होता है कि जो इंसेक्ट का डैमेज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक लॉस का मतलब क्या है कि जो पेस्ट का डैमेज है ना वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप एक्शन थ्रेशोल्ड लेते हो, यानी कि जब आप टाइमली स्प्रे कर देते हो, तो क्या होता है कि जो आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशो है ना वो कम पड़ती है। दैट मीन्स कि आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। इसीलिए हमने ईटीएल एक ऐसा पॉइंट रखा है जहां पे हमें क्या करनी है, स्प्रे करनी है। अब बहुत सारी क्रॉप्स में आप पढ़ते हो क्या लिखा होता है कि जैसे लेट सपोज स्टेम बोरर है, 10% जब डेड हार्ट्स होंगे तो आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। ठीक है, तो जब आप स्टेम बोरर की बात कर रहे हो कि 10% जब डेड हार्ट्स हैं आपको स्प्रे करना है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने इस टाइम पे 10% डेड हार्ट है, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके बाद भी अगर आपने स्प्रे नहीं किया तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत जगह आपको डैमेज देखने को मिलेगा। तो ये होता है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ईटीएल। अब आगे जाके जब हम अप्लाइड पार्ट पढ़ेंगे, अप्लाइड पार्ट में बहुत जगह ईटीएल वगैरह लिखा होगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ईटीएल क्या होता है, एक्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है। ठीक है, ओके। नाउ इकोनॉमिक लॉस क्या बोला है कि जो आपका लॉस इंसेक्ट कॉज कर रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हमें हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मॉनेटरी टर्म्स में लॉस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इकोनॉमिक लॉस। अब बेस्ड ऑन दिस पॉपुलेशन क्राइटेरिया हम बोलते हैं हमारे पास है की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट या स्पोरेडिक, माइनर पेस्ट या ओकेजनल पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट एंड पोटेंशियल पेस्ट। बहुत इजी है, अभी हम देखेंगे कैसे है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है, बहुत बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास में है की पेस्ट। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसको बहुत इजीली समझ आएगा। सबसे पहले की पेस्ट। की पेस्ट क्या होता है मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताती हूँ, ग्राफ देखना फिर बाद में। अगर आपको बोले कोई सबसे ज्यादा सीवियर और सबसे ज्यादा डैमेजिंग पेस्ट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सीवियर और सबसे ज्यादा डैमेजिंग पेस्ट कौन सा होता है, की पेस्ट होता है। और ये हमेशा ही वहां पे रहता है और ये हमेशा ही परसिस्टेंट रहता है क्रॉप के साथ में। तो सबसे ज्यादा सीवियर एंड सबसे ज्यादा डैमेजिंग पेस्ट क्या होता है, आपका की पेस्ट होता है। अब देखो इसका जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो एवरेज नंबर है इसका, वो हमेशा ही EIL से ऊपर रहता है। ठीक है, यानी कि जो GEP है वो हमेशा EIL से ऊपर होगा, यानी कि जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है इसकी पॉपुलेशन हमेशा इससे ऊपर होगी। तो जब पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है तो आप कंट्रोल कब करोगे, पॉपुलेशन तो पहले से ज्यादा है ना। तो की पेस्ट क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा सीवियर और सबसे ज्यादा डैमेजिंग पेस्ट होता है, क्योंकि इसके केस में जो पॉपुलेशन है, जो एवरेज पॉपुलेशन है इंसेक्ट की, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। जो हम जनरल GEP की बात करें, GEP इसके केस में क्या होता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ये जो पेस्ट होते हैं ये सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करने वाले पेस्ट होते हैं या फिर सबसे ज्यादा सीवियर पेस्ट होते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया सबको, बताइए। ठीक है, तो ये जो आपकी पॉपुलेशन होती है इसकी पॉपुलेशन हमेशा ही आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, राइट। अगला मेजर पेस्ट। अब मेजर पेस्ट में क्या होता है, देखो मेजर पेस्ट में जो GEP होता है
वो EIL के बहुत क्लोज होता है, यानी कि ये हमारा जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये हमारा EIL है, ये क्या एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। तो इसके केस में क्या होता है, अगर हम टाइमली स्प्रे कर देंगे तो इस नंबर को हम कम कर सकते हैं। तो मेजर पेस्ट में अगर आप पॉपुलेशन के बेसिस पे बोलेंगे तो ये दोनों बहुत पास पास होते हैं, GEP और EIL। जबकि की पेस्ट में क्या होता था, जो GEP होता था वो हमेशा ही EIL से ऊपर होता था, इससे हमेशा ही ज्यादा होता था जो नंबर होता था। यहाँ पे जो नंबर है और जो डैमेज कॉज करने का है वो दोनों क्या है, पास पास है। तो GEP जो है वो EIL के बिल्कुल क्लोज रहता है। अगला हमारे पास में है माइनर पेस्ट या फिर ओकेजनल पेस्ट। तो माइनर पेस्ट में यूजुअली क्या होता है कि जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल से कम ही रहेगा। माइनर में क्या होगा कि जो GEP है, यहाँ इकोनॉमिक इंजरी लेवल है जहां पे GEP है, तो ये इससे हमेशा कम ही रहेगा। जबकि मेजर में बिल्कुल पास पास थे और की पेस्ट में जो था पॉपुलेशन वो बहुत ही ज्यादा ऊपर था, लेकिन यहाँ पे मेजर में क्या था, पास थे, और माइनर में क्या है, उससे बहुत ही ये क्या है, नीचे है। ठीक है, तो माइनर पेस्ट अगर कभी आता है तो हम क्या करते हैं, एक आधी स्प्रे करते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो GEP है वो EIL से क्या रहता है, यूजुअली कम ही रहता है। कभी जाके आप बोलोगे कि ये लॉसेस कॉज करेगा जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अदरवाइज ये कभी ही आता है, कभी जाके लॉसेस कॉज करेगा। तो यहाँ पे जो GEP होता है वो EIL से नीचे ही रहता है। समटाइम्स कभी जाके ये क्या करेगा, क्रॉस करेगा EIL को। नेक्स्ट हमारे पास में पोटेंशियल पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट में भी जो GEP है वो EIL से कम ही रहता है, लेकिन पोटेंशियल पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है कि फ्यूचर में हो सकता है ये डैमेज कॉज करें। अभी प्रेजेंटली ये हमारे ऊपर कोई ज्यादा डैमेज कॉज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये जो पोटेंशियल पेस्ट है ये डैमेज कॉज करें। तो जो पोटेंशियल पेस्ट होते हैं अभी एट प्रेजेंट ये डैमेज कॉज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या इतना डैमेज नहीं कॉज कर रहे जो कैसा हो, इकोनॉमिक डैमेज हो। तो अभी सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। सबको चार्ट दिख रहा है? नाउ देखो हमने क्या बोला कि रेगुलरिटी के बेसिस पे हमारे पास पेस्ट है, जैसे कि रेगुलर पेस्ट है, सीजनल पेस्ट है, स्पोरेडिक पेस्ट है, पोटेंशियल पेस्ट है, की पेस्ट है। ठीक है, अब पॉपुलेशन लेवल पे हमने बोला, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने बोला अकरेंस के बेसिस पे, ये हमने बोला अकरेंस के बेसिस पे कि अकरेंस के बेसिस पे हमारे पास में है जैसे कि रेगुलर पेस्ट है, सीजनल पेस्ट है, स्पोरेडिक पेस्ट है, और इसके अलावा हमारे पास में, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। रेगुलरिटी के बेसिस पे हमने बोला रेगुलर पेस्ट है, परसिस्टेंट पेस्ट है, ओकेजनल पेस्ट है, माइनर पेस्ट है। ठीक है, देन दूसरा हमने बोला बेस्ड ऑन पॉपुलेशन लेवल, की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, पोटेंशियल पेस्ट एंड स्पोरेडिक पेस्ट ठीक है, अब इसके अलावा जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? आपने सुना होगा मोनोफेगस पेस्ट, ओलिगोफेगस पेस्ट एंड पॉलीफेगस पेस्ट। मोनोफेगस पेस्ट कौन से होते हैं?
जो सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉप पे आते हैं या एक क्रॉप को जो फीड करते हैं, एक होस्ट जिसका है पर्टिकुलर। ओलिगोफेगस क्या होते हैं, जिसमें एक ही फैमिली के आपके कुछ होस्ट होंगे। ओलिगोफेगस में फैमिली होती है लेकिन कुछ होस्ट होते हैं। और अगर आप पॉलीफेगस की बात करते हो तो पॉलीफेगस में क्या होता है कि बहुत सारे होस्ट क्रॉप के ऊपर जो फीड करता है, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के ऊपर जो फीड करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीफेगस पेस्ट बोल देते हैं। क्लियर। अब मैं आपको एक रिवीजन इसका दे देती हूँ, क्विक रिवीजन फटाफट से। चलिए, हमने पहले बोला पेस्ट क्या होता है, फिर हमने बोला कि अकरेंस के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से पेस्ट हैं, रेगुलर है, ओकेजनल है, सीजनल है, परसिस्टेंट है, स्पोरेडिक है। फिर हमने बोला कि रेगुलर पेस्ट क्या होता है, ओकेजनल पेस्ट क्या होता है, सीजनल पेस्ट क्या होता है, परसिस्टेंट पेस्ट क्या होता है, स्पोरेडिक पेस्ट क्या होता है। फिर हमने बोला कि इन्फेस्टेशन के बेसिस पे एपिडेमिक है, एंडेमिक है। देन हमने पढ़ा कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, डैमेज बाउंड्री क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया इन सब की डेफिनेशंस को। देन हमने डिस्कस किया अलग अलग टाइप के पेस्ट को, फॉर एग्जांपल की पेस्ट क्या होता है, मेजर पेस्ट क्या होता है, माइनर पेस्ट क्या होता है, स्पोरेडिक पेस्ट क्या होता है, एंड परसिस्टेंट पेस्ट क्या होता है। ठीक है, राइट। बस यही तो डिस्कस किया यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पेस्ट में, बेसिक। नाउ हम बात करेंगे रीसर्जेंस क्या होता है। तो देखो, कई बार क्या होता है ना, कोई पेस्ट की पॉपुलेशन ऐसी होती है जो एकदम से सर्ज का, समझते हो आप, सर्ज का मतलब होता है बढ़ जाना या फिर किसी चीज का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो पेस्ट होते हैं ना, उनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं रीसर्जेंस। तो रीसर्जेंस इज द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन brought about by insecticides despite good initial reduction in the pest population at the time of treatment। कि क्या होता है रिसर्जेंस, कि मान लो आपने कोई स्प्रे किया है ना, उस टाइम पे जो पेस्ट का लेवल है वो एकदम से कम हो गया या पेस्ट पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई है। लेकिन क्या होता है, कई बार इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के बाद भी उसकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रीसर्जेंस। रीसर्जेंस का मतलब होता है एकदम से पेस्ट पॉपुलेशन का बढ़ जाना। आपने चाहे स्प्रे किया हो, स्प्रे के टाइम पे पॉपुलेशन कम हुई हो, लेकिन फिर भी क्या हो गया, एकदम से पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ गई, उसको हमने क्या बोल दिया, रीसर्जेंस। राइट। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन कौन से पेस्ट इंसेक्टिसाइड से कौन कौन से इंसेक्ट्स का रिसर्जेंस हुआ है। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हैं। चलिए, यहां तक समझ आया। पहले तो मुझे ये बताओ, कैटेगरीज ऑफ पेस्ट टॉपिक खत्म हुआ, क्लियर हुआ, बताओ फटाफट से। पहले ये समझ आया, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया हमने, जबकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, है ना, क्योंकि आप लोगों को बहुत डाउट्स आ रहे थे। अब बताओ, अब सबको क्लियर है? अब कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि अब जो हम बहुत इजी सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एक्सोस्केलेटन का टॉपिक। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसका भी बहुत एक इजी सा फ्लो चार्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सिंपल है। बताओ, सबको समझ आया? जल्दी से बोलो। क्लियर है? ओके, नो डाउट ना, फाइनली यू डोंट हैव एनी डाउट। चलिए, सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूं एक्सोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन के बारे में पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद में हम फ्लो चार्ट देखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? चलिए, एक्सोस्केलेटन की जब भी हम बात करते हैं, एक्सोस्केलेटन आप सबने पढ़ा है कि एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना है। एक्सोस्केलेटन क्या चीज होती है? एक्सोस्केलेटन एक ऐसी कवरिंग है जो क्या करती है, इंसेक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इंसेक्ट को ड्राई नहीं होने दे रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक्सोस्केलेटन मॉडिफाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट। यानी कि जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है, इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, या तो उसको हम इंटेगुमेंट बोल देते हैं या फिर एक्सोस्केलेटन बोल देते हैं। लेकिन ये जो बॉडी वॉल है ना, इसमें भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं।
जैसे कि अगर हम मेनली बात करें कि बॉडी वॉल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, तो क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या क्या है? क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये तीन चीजें हमने जान ली कि इंसेक्ट की बॉडी वॉल में क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब ये जो क्यूटिकल होती है ना, ये क्यूटिकल भी आगे दो टाइप की होती है। क्यूटिकल भी आगे दो टाइप की है। जैसे कि क्यूटिकल में आपका क्या आता है? एपिक्यूटिकल जो ऊपर वाला हिस्सा है, और प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल भी दो टाइप की होती है, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। क्लियर हो गया? हमारे पास में जो बॉडी वॉल है वो तीन प्रकार की है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि इस फोटो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बोला मैंने आपको कि यहाँ पे ये है इंसेक्ट की बॉडी वॉल। ठीक है, ये जो है इंसेक्ट की क्या है? बॉडी वॉल है, या फिर ये क्या है? एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, अब देखो फोटो फटाफट से, क्या क्या है इसमें, फटाफट से देखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? ये बॉडी वॉल है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या है आपका? एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के नीचे देख रहे हो आप बाहर वाला हिस्सा, क्या है? एक्सोक्यूटिकल। अंदर वाला हिस्सा क्या है? एंडोक्यूटिकल। इन दोनों को मिलके हम क्या बोलते हैं? प्रोक्यूटिकल। इन दोनों को मिलके क्या बोला? प्रोक्यूटिकल। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इसी के नीचे हमारे पास में एक लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसी के नीचे लेयर ऑफ सेल्स है जिसको हमने क्या बोला है? एपिडर्मिस। तो ये क्यूटिकल के ही पार्ट है, चाहे एपिक्यूटिकल है, चाहे एक्सोक्यूटिकल है, चाहे एंडोक्यूटिकल है। हमने क्या किया? क्यूटिकल को सिंपली दो भाषा में बोल दिया कि एपिक्यूटिकल है ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला प्रोक्यूटिकल है। और प्रोक्यूटिकल भी हमने क्या बोल दिया? दो टाइप का है, एक एक्सोक्यूटिकल है और अंदर एंडोक्यूटिकल है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इस पूरे हिस्से को जो भी आपका एपिडर्मिस से ऊपर वाला हिस्सा है, इसको मैं क्या बोलूंगी? क्यूटिकल ही बोलूंगी। इसको मैं क्या बोलूंगी? क्यूटिकल ही बोलूंगी। पूरे हिस्से को मैं क्यूटिकल ही बोल रही हूँ। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ऊपर वाला हिस्सा क्यूटिकल है, चाहे अब इसमें एपिक्यूटिकल है, फिर एक्सोक्यूटिकल है, फिर एंडोक्यूटिकल है तो पूरा क्यूटिकल। और उसके अंदर क्या है? एपिडर्मल लेयर ऑफ सेल है। तो बॉडी वॉल को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी कि एक्सोस्केलेटन में क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मल सेल्स होते हैं या एपिडर्मिस होता है। ठीक है, अब क्यों मैंने इसको अलग अलग नाम दिए? क्यों एपिक्यूटिकल बोला, क्यों एंडोक्यूटिकल बोला, क्यों एक्सोक्यूटिकल बोला? क्योंकि इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं या इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कौन किस चीज की बनी है, किस में क्या चीज है, ये सारा अलग अलग होता है, इसीलिए हमने इसको अलग अलग नाम दे दिए। यहां तक सबको क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? नाउ अब हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो हमने सबसे पहले बोला कि क्यूटिकल हमारे पास में है, और क्यूटिकल में भी हमने बोला कि एपिक्यूटिकल है एंड प्रोक्यूटिकल है। एक हमने क्या बोला? एपी, एक हमने क्या बोला? प्रो। और मैंने क्या बोला आपको कि प्रो में भी हमारे पास में एंडोक्यूटिकल है एंड एक्सोक्यूटिकल है। यही बोला ना अभी तक? राइट, यही बोला कि क्यूटिकल में आपके जो है बेसिकली आउटर नॉन सेलुलर लेयर है। तो यहाँ पे तीन सब लेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने क्या बोल दिया? हमारे पास क्या है? एपिक्यूटिकल है। और हमने क्या बोल दिया? हमारे पास क्या है? प्रोक्यूटिकल है। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एपिक्यूटिकल की। तो ये जो एपिक्यूटिकल होता है ना, इसमें पाया जाता है लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, जो एपिक्यूटिकल होता है इसमें पाया जाता है लिपिड और प्रोटीन। और ये कैसी होती है? ये होती है आपकी थिन, पतली सी होती है।
ठीक है, और कैसी होगी ये, पर्टिकुलरली आपकी पतली लेयर होगी और इसमें कोई काइटिन नहीं पाया जाता, और इसमें कोई भी काइटिन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एपिक्यूटिकल सबसे ऊपर वाला क्यूटिकल नॉन काइटिनस लेयर है, थिन है एंड नॉन काइटिनस लेयर है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन इसमें पाए जाएंगे लेकिन इसमें कोई काइटिन नहीं पाया जाता। इसमें क्या क्या चीज होती है, एक इसमें वैक्स लेयर होती है, एक इसमें सीमेंट लेयर होती है, और एक इसमें क्या होता है, क्यूटिक्यूलिन होता है। तो तीन चीजें इसमें, क्या क्या चीजें हैं, वैक्स लेयर है, सीमेंट लेयर है, और साथ में क्या है, क्यूटिक्यूलिन है। तो क्यूटिक्यूलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। और अगर आप वैक्स लेयर की बात करते हो तो वैक्स लेयर में अब क्या होता है उस बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने बोला एपिक्यूटिकल में क्या होता है, वैक्स होती है, लिपिड्स होती हैं एंड प्रोटीन्स होती हैं, और एपिक्यूटिकल में कोई भी काइटिन नहीं पाया जाता है। तो वैक्स लेयर में क्या होता है, कुछ आपके पैक्ड वैक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेसिकेशन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ड्राइंग ऑफ इंसेक्ट्स को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा सीमेंट लेयर होती है, जो सीमेंट लेयर होती है वो लिपिड से बनती है और प्रोटीन से बनती है। ठीक है, ये किसको प्रोटेक्ट करती है, वैक्स लेयर को प्रोटेक्ट करती है। तो सीमेंट लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है वैक्स लेयर को। तीसरा हमने क्या बोला कि इसके केस में क्या प्रेजेंट है, क्यूटिक्यूलिन प्रेजेंट है, और क्यूटिक्यूलिन किस चीज का बना है, प्रोटीन का बना है। यहां तक सबको क्लियर है। चलो अब दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये जो हमारे पास एपिक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल किस चीज का बना है, लिपिड एंड प्रोटीन का। और हमने बोला कि ये जो एपिक्यूटिकल है इसमें कोई भी काइटिन नहीं पाया जाता है, और इसमें क्या है, वैक्स लेयर है और सीमेंट लेयर है, और क्या है, क्यूटिक्यूलिन है। यानी कि ये सारी चीजें क्या हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स है। यानी कि ये सारी चीजें क्या हैं, लिपिड हैं और प्रोटीन है। और जो सीमेंट लेयर है ये क्या कर रही है, अल्टीमेटली जो आपकी वैक्स लेयर है इसको प्रोटेक्शन का काम दे रही है। जबकि क्यूटिक्यूलिन की बात करोगे तो ये क्या है, हमारे पास में प्रोटीन है। क्लियर है यहां तक, बताओ फटाफट, समझ में आया सबको ये वाला एपिक्यूटिकल वाला। अब एपिक्यूटिकल की अगर हम बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो पहला फंक्शन क्या है कि वाटर लॉस नहीं होने देता है, बैरियर एक्ट करता है टुवर्ड्स द केमिकल्स या फिर कोई भी पैथोजन है, और इसमें काइटिन नहीं है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। बताओ एपिक्यूटिकल सबको समझ में आया, सबको क्लियर है बेटा एपिक्यूटिकल। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्रोक्यूटिकल की बात करते हैं। बताइए सबको समझ में आया, सबको क्लियर है ना, एपिक्यूटिकल सबको समझ आ गया बहुत अच्छे से क्या होता है। ठीक है, बॉडी वॉल की बात करें, बॉडी वॉल में हम एपिक्यूटिकल की बात करें। अब आते हैं प्रोक्यूटिकल पे, अब आते हैं प्रोक्यूटिकल पे। देखो प्रोक्यूटिकल में हमने क्या बोला कि प्रोक्यूटिकल में दो चीजें हमारे पास मेनली पाई जाती हैं, एक हमारे पास में है एक्सोक्यूटिकल और एक हमारे पास में एंडोक्यूटिकल। तो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला कि जो एपिक्यूटिकल है, एपिक्यूटिकल जो है थिन लेयर है, पतली सी लेयर है। लेकिन अगर आप प्रोक्यूटिकल की बात करोगे तो प्रोक्यूटिकल कैसी है, थिक लेयर है। तो प्रोक्यूटिकल क्या है, एक तो ये थिक लेयर है, जबकि एपिक्यूटिकल क्या थी, थिन लेयर थी, उसमें कोई भी काइटिन नहीं था, नॉन काइटिनस थी। इसमें क्या है, काइटिन प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है, दो टाइप से ये बनी हुई है, एक है एक्सोक्यूटिकल और एक है एंडोक्यूटिकल। तो एक्सोक्यूटिकल का क्या काम होता है, एक्सोक्यूटिकल होती है आपकी हार्ड लेयर, एक्सोक्यूटिकल क्या होती है, हार्ड लेयर होती है। और एंडो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। याद कैसे रखोगे कि कोई पूछ रहा है मैम इतना डीप पूछते हैं क्या एग्जाम में, बेटा बेसिक तो क्लियर करने हैं ना। अभी अगर आपको कुछ भी नहीं करवाऊंगी, सीधा पेस्ट करवा दूंगी, तो आपको बेसिक क्या क्लियर होंगे, बेसिक तो क्लियर करने हैं ना। तो सुनो, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल को आप कैसे याद रखोगे कि कुछ लोग बाहर से बहुत टफ दिखते हैं
और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, जो एक्सोक्यूटिकल है बहुत हार्ड है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, यानी कि जो एक्सोक्यूटिकल है वो बहुत हार्ड होगा, लेकिन जो एंडोक्यूटिकल है वो बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो जो एक्सोक्यूटिकल होता है इसमें क्या होता है, एक टैनिंग प्रोसेस होती है। टैनिंग प्रोसेस क्या करती है, यहाँ पे कुछ डिपोजिशंस कर देती है, स्क्लेरोटाइजेशन कर देती है, जिससे क्या होता है जो एक्सोक्यूटिकल है बहुत हार्ड हो जाती है। अब अगर वो हार्ड है तो वो क्या करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। एक तो वो रिजिड है, दूसरी वो कैसी है, हार्ड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एंडोक्यूटिकल की बात करते हैं, एंडोक्यूटिकल कैसी है, सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है। ये बॉडी को मूवमेंट अलाउ करती है, बॉडी को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, आपकी बॉडी में मूवमेंट जो होती है उसको अलाउ करती है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो प्रोक्यूटिकल कंटेन्स काइटिन माइक्रोफाइबर्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन मैट्रिक्स। अब आते हैं दोबारा से इस पे डायग्राम पे, क्योंकि डायग्राम से इजी रहती है चीजों को डिस्क्राइब करना। अब यहाँ पे देखो, अब हम आ रहे हैं दोबारा से एक्सोक्यूटिकल पे और एंडोक्यूटिकल पे। तो ये वाली जो लेयर है, अब मतलब कि मैं एक्सोक्यूटिकल की बात कर रही हूं। एक्सोक्यूटिकल क्या बोला मैंने, हार्ड लेयर है, टफ लेयर है और स्क्लेरोटाइजेशन इसमें हुई है। ठीक है, यानी कि इसमें होती है टैनिंग प्रोसेस। दूसरा, अगर मैं बात करूं एंडोक्यूटिकल के बारे में, तो एंडोक्यूटिकल क्या है, आपकी सॉफ्ट सी लेयर है और ये अलाउ करती है बॉडी मूवमेंट, बॉडी को मूव करना ये अलाउ करती है, या बॉडी मूवमेंट को ये अलाउ करती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ आ गया यहां तक? ठीक है, राइट। ठीक है, तो टैनिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो कि जब भी सिक्रीशन ऑफ लेयर होगी ना, तो आर्थ्रोपोडिन क्या होता है, जब भी वो आपका एयर के कांटेक्ट में आता है एकदम से हार्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटाइजेशन या फिर टैनिंग प्रोसेस। जब वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्क्लेरोटाइजेशन या फिर टैनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास में अब कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। अब देखो हमने एक्सोक्यूटिकल की बात कर ली, एंडोक्यूटिकल की बात कर ली, अब नीचे कौन सी लेयर आ रही है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है, इट इज द लिविंग लेयर। जो क्यूटिकल है वो नॉन सेलुलर लेयर है, नॉन लिविंग है। लेकिन अगर आप एपिडर्मिस की बात करोगे या फिर हाइपोडर्मिस की बात करोगे, ये कैसी है, लिविंग है, लिविंग सेल से बनी है और ये क्यूटिकल के नीचे रहती है। इसका अब काम क्या है कि एक तो क्यूटिकल को सिक्रीट करती है और इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स, पिगमेंट्स या फिर सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। तो एक बार डायग्राम में ये वाली चीज में नोट कर लेते हैं, सो दैट जब आप बाद में पढ़ो तो आपको चीजें याद रहें। ठीक है, अब आते हैं एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस जो बेसिकली आपकी लिविंग लेयर है, ठीक है, सिक्रीट करती है क्यूटिकल को, जो नॉन सेलुलर लेयर है, और इसमें पाए जाते हैं आपके सेंसरी सेल्स या फिर इसमें पाए जाएंगे आपके ग्लैंड्स। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, यहाँ पे एपिडर्मिस है, साथ में आपको सेल देखने को मिल रहे हैं, साथ में आपको ग्लैंड्स देखने को मिल रही है ना। तो एपिडर्मल वाली कैसी होती है, आपकी लिविंग लेयर होती है। ठीक है, और क्यूटिकल हमने क्या बोला कि ये कैसी है, नॉन सेलुलर है। ये कैसी है लेयर्स, नॉन सेलुलर है। ठीक है जी, हो गया सबको क्लियर इस फोटो से? तो बताओ फटाफट से, सबको समझ में आया ये पॉइंट, ये टॉपिक सबको क्लियर है? बताओ जल्दी, बॉडी वॉल का टॉपिक सबको समझ में आया? चलिए अब आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, तो हमने ये सारा जो है चीजों को डिस्कस कर लिया और हमने सब चीजों को एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन अब क्या होता है, ये जो हमारे पास में एपिडर्मिस होता है इसके नीचे भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोल देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल देते हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं यही क्या करते हैं, वैक्स लेयर को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, राइट।
राइट। तो ये जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस वन इज नॉन सेलुलर, दिस वन इज नॉन सेलुलर। ओके, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ बॉडी वॉल पे। तो बॉडी वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला, इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती है, शील्ड करती है, शेप एंड स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, मसल अटैचमेंट में हेल्प करती है। वैक्सी लेयर क्या करती है? पानी का लॉस नहीं होने देती, और वैक्सी लेयर को कौन सिक्रीट करता है? एपिडर्मिस सिक्रीट करता है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने एपिडर्मल सेल्स में बात की। पिगमेंट्स इन द एपिडर्मिस या क्यूटिकल, कलर फॉर कैमोफ्लाज या फिर मेटिंग। अब कई बार क्या होता है, जो पिगमेंट्स भी हैं वो ये प्रोवाइड करती हैं। एंड मोल्टिंग, मोल्टिंग क्या होती है हम डिस्कस करेंगे कि ओल्ड क्यूटिकल को क्या कर देता है, इंसेक्ट शेड कर देता है, सो दैट वो क्या कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके। तो हमारे पास जो मोल्टिंग होता है, मोल्टिंग में क्या होता है, ओल्ड क्यूटिकल को इंसेक्ट क्या कर देता है, शेड कर सकता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, देखो फटाफट फंक्शंस, फिर फ्लो चार्ट की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें है, जल्दी से देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया? क्लियर है? सो एपिडर्मिस इज द लिविंग लेयर विच सिक्रीट्स क्यूटिकल। ओके, एपिडर्मिस ही क्या करता है, जो वैक्सी आपके ग्लैंड्स होते हैं उनको सिक्रीट करता है। और एपिडर्मिस के पास में आपके क्या होते हैं, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो अगेन क्या है, नॉन सेलुलर है। क्लियर? चलिए, सबको समझ में आ गया। अब आते हैं इसके एक फ्लो चार्ट पे। चलिए, सो फ्लो चार्ट में अगर आप देखेंगे, दिख रहा है ना सबको? क्लियर? क्या क्या है? इंसेक्ट बॉडी वॉल है। इंसेक्ट बॉडी वॉल में सबसे पहले हमने क्यूटिकल बोला, जो कि नॉन लिविंग है। देन क्यूटिकल में ही हमने बोला कि हमारे पास है एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर है, जिसमें कोई भी काइटिन नहीं है, वैक्सीन से बनी है, लिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, केमिकल बैरियर एक्ट करती है। फिर बोला क्यूटिकल, जो क्या है, आपकी काइटिनस लेयर है। एक्सोक्यूटिकल होता है, एंडोक्यूटिकल होता है। एक्सोक्यूटिकल में क्या होता है, स्क्लेरोटाइजेशन से हार्ड हो गई होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। एंडोक्यूटिकल क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और मूवमेंट अलाउ करता है। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस क्या है, आपका लिविंग लेयर है। लिविंग लेयर है और बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से। क्या करता है, पूरी की पूरी क्यूटिकल को सिक्रीट करता है। एपिडर्मिस में और क्या क्या होता है, जैसे कि ग्लैंड्स होगी, पिगमेंट्स होगी, सेंसरी सेल्स होंगे, ये सारे आपके एपिडर्मिस में होते हैं। उसके नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अगेन कैसी होती है, आपकी नॉन सेलुलर लेयर होती है। और ये क्या करती है, जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं और जो हमारे पास में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको अलग अलग रखती है, सेपरेट करती है। यही पढ़ा ना बॉडी वॉल में। तो देखो, पूरे फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, ताकि जब आप बाद में पढ़ो तो आपको साफ साफ चीजें दिखाई दें। ठीक है जी, बताइए, समझ आया यहां तक? सबको क्लियर है? ओके, क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आई ये चीज बेटा? ओके, तो हमें क्लियर हो गया कि इंसेक्ट बॉडी वॉल में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें होती है, कौन कौन किस चीज को सिक्रीट करता है। ओके, चलिए, तो इस टेबल से हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब फैक्ट क्या है, इंसेक्ट बॉडी वॉल इज नॉन लिविंग एक्सेप्ट फॉर द एपिडर्मिस, कि सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस ही ऐसा है जो क्या है, लिविंग लेयर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस ही ऐसा है जो क्या है, लिविंग लेयर है। काइटिन इज अ प्रोक्यूटिकल,
इट इज अ पॉलीसेकेराइड सिमिलर टू सेलुलोज, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना है। स्क्लेरोटाइजेशन इंक्रीजेस रिजिडिटी थ्रू द क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स, कि जब टैनिंग प्रोसेस होती है या स्क्लेरोटाइजेशन होती है तो क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से हमें कलर देखने को मिलता है। ओके, चलिए यहां तक सबको समझ आ गया ना। अब हमने पढ़ना है मोल्टिंग के बारे में, और उसका भी बहुत इजी सा टेबल है। क्या अभी हो पाएगा, पॉसिबल है? चलो मोल्टिंग का भी देखते हैं। अब जो टॉपिक मैं सोच के आई थी आज कवर करूंगी, लेकिन कैटेगरी ऑफ पेस्ट भी आपने बहुत टाइम ले लिया। चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं कैसे कवर होता है। नाउ अब आप बताएंगे। ओके, हाँ जी। पेस्ट विच अकर्स इनफ्रीक्वेंटली, पेस्ट विच अकर्स इनफ्रीक्वेंटली एंड हैव नो क्लोज एसोसिएशन आर कॉल्ड। बताओ, जो फ्रीक्वेंटली होता है लेकिन कोई क्लोज एसोसिएशन, इनफ्रीक्वेंटली होता है लेकिन कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं है। रेगुलर, स्पोरेडिक, मेजर, परसिस्टेंट या ओकेजनल? बताओ क्या आंसर होगा। बताइए बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? इनफ्रीक्वेंट है, कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं है। कौन सा पढ़ा था हमने? अच्छा, इसमें चार ही ऑप्शंस हैं। ओह, हाँ जी, चार ही ऑप्शंस थे गलती से। ओके, सो जब भी हम बात करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 5 दिए हैं ना। रेगुलर पेस्ट तो रेगुलरली अकर करता है, इसकी क्लोज एसोसिएशन है। स्पोरेडिक तो कभी कभी आएगा, मेजर भी हमेशा रहता है, परसिस्टेंट भी रहता है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे देखो डिस्कस किया था। देखो ये ओकेजनल पेस्ट की इनफ्रीक्वेंटली अकर्स, नो क्लोज एसोसिएशन, राइट, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए अगला हमारे पास में है मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट। बताइए, 5 ऑप्शन कर देती हूँ। मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट, हाँ ये ऑप्शन नहीं था, मैंने अभी देखा, मुझे लगा ये सिलेक्ट किया है। चलो हाँ जी बताओ, मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट बताइए। मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट बहुत इजी है, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। बताइए बताइए, मोस्ट सीवियर एंड डैमेजिंग पेस्ट। कर दिया आंसर सबने? कर दूं स्टॉप पोल? बताओ, कर दूं पोल स्टॉप? ए ऑप्शन की पेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। GP is below EIL usually. Rarely they cross EIL in case of. जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यूजुअली आपकी कम होती है EIL से, कभी कभी क्रॉस करते हैं, रेयरली। ऑप्शंस है कीपेस, स्पोरेडिक, मेजर, माइनर या नन ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर होगा। हाँ, जिन्होंने ये बोला है पिछले क्वेश्चन का सबका सही है। बताओ बताओ।
क्या आंसर होगा? सो क्या बोला है कि जीईपी क्या है, यूजुअली क्या होती है, बिलो होती है ईआईएल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, रेयरली क्रॉस करते हैं ईआईएल किसके केस में? तो इसमें की पेस्ट तो होगा नहीं, स्पोरेडिक भी नहीं होगा, मेजर भी नहीं होगा, माइनर या ओकेजनल होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, कुछ ही बच्चों का सही है। क्यों भाई? अभी तो देखो पढ़ा था, कहाँ गया? यहाँ पे पढ़ा था। ये देखो, ये जीपी इज बिलो ईआईएल यूजुअली, रेयरली दे क्रॉस ईआईएल, किसके केस में? माइनर या फिर ओकेजनल पेस्ट के केस में। ठीक है, चलिए यहां तक डिस्कस कर लिया। जस्ट अ मिनट। तो यहां तक डिस्कस कर लिया। अब जो हमने पढ़ा इसकी समरी भी देख लेते हैं। समरी में देखिए बहुत अच्छे से दिया गया है किसके केस में कितने जीपी होता है, किसमें ईआईएल होता है। की पेस्ट में जो जीपी हमेशा ज्यादा रहता है, मेजर में नियर अबाउट रहता है, माइनर में लेस रहता है, स्पोरेडिक में भी लेस रहता है, और पोटेंशियल में अभी पेस्ट नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में पेस्ट हो। तो जो हमने अभी पढ़ा उसकी पूरी समरी, पेस्ट की कैटेगरी ऑफ पेस्ट की समरी यहाँ पे है। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? सबको पता चल गया? उसको यहां कर देते हो। सो ये हमारे पास एक और समराइज टेबल आ गया। इससे क्या होगा? अब ऐसा नहीं करना है कि मैंने आपको समराइज टेबल दे दिए तो डायरेक्ट समराइज टेबल पढ़ रहे हैं, नहीं। पहले आपने क्या करना, जो हमने दिया हुआ है बेसिकली उसको कवर करना है, और उसके बाद में समराइज टेबल से आप समरी को पिक कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? जस्ट अ मिनट। देखो, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था उसमें स्पोरेडिक भी हो सकता था क्या? अब स्पोरेडिक उसमें क्यों नहीं हुआ? देखो, जब हम बात करते हैं सबसे पहले माइनर पेस्ट की, माइनर में क्या बोला कि जीपी नीचे रह रहा है, कभी जाके क्रॉस करेंगे, रेयरली कभी जाके वो क्रॉस करेंगे ईएल को, लेकिन फिर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और स्पोरेडिक में भी यही है कि जीपी नीचे रह रहा है, समटाइम्स कभी ये भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस की बात कर रहे हैं। स्पोरेडिक मैंने बोला ना कि हम लोकेशन के टर्म में जब भी बोलेंगे कि कभी कभी आ रहा है, कहीं कहीं आ रहा है, तो हम उसको स्पोरेडिक बोल देते हैं। स्पोरेडिक में हम जो लोकेशन होती है ना उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए उसका आंसर मैंने वो बताया आपको। ठीक है जी, ओके राइट। अब किसी का कोई डाउट? चलिए अब होमवर्क लिखिए। होमवर्क क्या है? अभी तो देखो हम जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, अभी हमने जो डिस्कस किया इसके बाद में हम मोल्टिंग डिस्कस करेंगे, इंसेक्ट के सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, हेड के बारे में डिस्कस करेंगे, थोरेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एब्डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे, और मॉडिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये वाले सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। उसके बाद भी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? एपिकल्चर हो गया, लैक कल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, इन टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑल्दो इन टॉपिक्स को बाद में भी डिटेल में हो सकता है सिद्धेश्वर सर कवर करवाएं, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि हमारा एंटो का पार्ट है तो हम इसको कवर करेंगे, एपिकल्चर, सेरिकल्चर और लैक कल्चर को, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमने आज कवर कर लिया है उसको पढ़ के आना अच्छे से। अब क्योंकि मैं आज चाहती थी थोड़ा सा सेगमेंटेशन वाला टॉपिक कवर कर लें, लेकिन वो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, चलो आपको समझ आना चाहिए, एटलीस्ट जितना हमने पढ़ा उतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो सेगमेंटेशन वाला जो टॉपिक है वो हम कल कवर करेंगे, और कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे,
और इसके बाद में फ्यूचर के लिए हम लोग जैसे कुछ आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। तो अभी हो सकता है शुरू में आपको चीजें नई लगें और नई नई चीजों में थोड़ा सा लगता है कि पढ़ने में टाइम लग ही जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। जब हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पढ़ेंगे उस टाइम आपको और भी मजा आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। नई नई चीजें आपको पता चलेगी कि अच्छा ये इंसेक्ट में ऐसा भी होता है, ये इस तरह से भी काम करता है। तो बहुत सारी नई नई चीजें आपको पता चलेंगी जब हम बेनिफिशियल इंसेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि बेसिक पार्ट है और ये हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि बेसिक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। आप मुझे बोलोगे कि मैम कोई क्वेश्चन इससे बहुत डिटेल में आएगा, तो हो सकता है एफओ में इससे क्वेश्चन ना आए, हो सकता है पेस्ट वाले पार्ट से आए, हो सकता है बेनिफिशियल इंसेक्ट वाले पार्ट से आए, लेकिन जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं कि इंसेक्ट होता क्या है, उसके सेगमेंट्स क्या हैं, कैसे कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, तब तक मैं आपको डायरेक्ट पेस्ट कैसे करवा दूं, है ना। ये बात फिर रट्टा मारने वाली हो जाती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके बेसिक्स पहले बहुत स्ट्रांग हो, ताकि कल को कोई वर्ड आप किसी भी बुक में पढ़े या कहीं पे भी पढ़े, एटलीस्ट आपको पता तो हो कि हमने बेसिक्स स्ट्रांग किए थे या बेसिक्स में हमने समझा था, है ना। तो मेरा कॉन्सेप्ट कभी भी बेटा ऐसा नहीं रहेगा कि मैं बोलूंगी कि ये लो फैक्ट, ये पढ़ो और खत्म करो। फैक्ट मैं दूंगी लेकिन सब्जेक्ट के लास्ट में दूंगी, जब सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। अभी तक आप लोग मुझसे 2 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो और आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में मैंने सिर्फ आपको, ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने आपको क्या दे दिया पर्टिकुलरली। आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए ना, एक सब्जेक्ट में मैंने ऐसा नहीं किया कि लो कॉन्सेप्ट पकड़ो, लो फैक्ट पकड़ो खत्म करो, नहीं, मैंने पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और आपको पता है एट द एंड मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं। और जब आपने फैक्ट्स भी पढ़े हैं तो आपको पता चला कि नहीं, हमने सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़ा था, है ना। या तो जो मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं वो एडिशनल स्टडी के लिए दिए हैं, कि अगर आप एडिशनल स्टडीज हैं वो वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी ऐसा रहेगा। आई डोंट वॉन्ट कि यहाँ पे भी आप लोग क्या करें, डायरेक्ट रट्टे मारे, नो। मैं चाहती हूँ आप चीजों को समझें, जो लर्न करने वाली चीजें उनको बाद में लर्न करें और अप्लाइड पार्ट में आपको ताकि चीजें बहुत इजी लगें कि नहीं हमने ये कहीं ना कहीं कवर किया था। अब अगली क्लास में जैसे मैं आपको माउथ पार्ट्स के बारे में बताऊंगी कि बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, सगिंग टाइप के माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, अब उनको काम कहाँ पे आएंगे, आपके अप्लाइड पार्ट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि देखो ये जो आपके ग्रास हॉपर्स होते हैं ना, इनके पास में बाइटिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, चीजों को चबाते हैं। तो जब आप आगे इसकी जो डैमेज पढ़ोगे तो डैमेज में आपको पता चलेगा कि ये तो चीजों को चबाते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, पत्तों को चबाएंगे, खाएंगे, निबलिंग कर देंगे एयर हेड्स की, है ना, वहां पे काम आएगा। या मैंने बोला कि देखो ये जो एफिड्स होते हैं सैप को सक करते हैं, है ना, इनके पास में आपके सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं। तो जब हम अप्लाइड पार्ट में जाएंगे आपको पता होगा कि एफिड्स के पार्ट्स में तो सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं, तो आपको पता होगा कि ये क्या करेंगे, जो आपका फ्लावर्स, जो आपका बेसिकली प्लांट्स है वहां से सैप को सक करेंगे, नई ग्रोथ से प्लांट के सैप को सक करेंगे और अल्टीमेटली वहां पे येलोइंग के आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, है ना। वैसे ही हम पॉलीफेगस पेस्ट को भी कवर करेंगे, क्योंकि पॉलीफेगस पेस्ट आपको जगह 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 देखने को मिलेंगे, तो हमें वो भी एक सेक्शन में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा पर्पस यही रहेगा कि मैं आपको सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है पहले वो बताऊं, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतना तो आपको देखो पढ़ना ही पड़ेगा। ये सोच के अभी मत चलो, स्टार्टिंग है सब्जेक्ट की, ये सोच के मत चलो कि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, अभी मत सोचो। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब निखिल क्या बोल रहे हैं कि मैम पोल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पोल को अटेम्प्ट बेटा साइड में प्रॉम्प्ट आता है पोल का, वहां पे आप क्लिक करोगे और इसका जो ऑप्शन है वो आ जाता है ना, ABCD जो भी है वो आ जाता है। बाकी जो बच्चे हैं, बच्चों आप ही बता दो कैसे करते हो आप अटेम्प्ट, निखिल को बता दो। अच्छा, एक और डाउट किसका आ रहा है, एक बात, सबसे ज्यादा हम आपका दिमाग खराब करते क्या क्लास में डाउट से, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, उल्टा अगर आपके डाउट्स आते हैं ना तो मुझे लगता है कि नहीं आप लोग एक्टिव हो। ऐसा नहीं है, आप लोग पढ़ोगे आपको डाउट्स भी आएंगे, कभी ऐसा नहीं होता कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई चीजें ऐसी होती हैं सबको एक बार में समझ नहीं आती हैं, तो जिसको डाउट आता है वो तो पूछो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है डाउट से। आप जितने डाउट्स आपको आते हैं आप डाउट्स बताओ, मुझे सिर्फ आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आना चाहिए, जो टॉपिक है आपको क्लियर होना चाहिए। आप एक बार पूछो चाहे आप 10 बार पूछो, मुझे डाउट से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आपकी साइड से मुझे रिस्पॉन्स आना चाहिए कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछो, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। ऐसा नहीं सोचना है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके डाउट से, मेरा दिमाग भी खराब नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट जो इंटरेक्शन हो रहा है 2 वे हो रहा है।
जो चीज आपको नहीं पता चल रही है आप लोग पूछ रहे हो तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन जो चीज होनी चाहिए सब्जेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए ना, कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच के मत चलो कि मुझे कैसा लगेगा, मुझे अच्छा ही लगेगा कि एटलीस्ट आपकी तरफ से इंटरेक्शन है। ठीक है, तो मुझे डाउट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो समझ में नहीं आता है आप पूछो, आपका हक है पूछना, सीधी सी बात। ठीक है, ओके। कहाँ पे बोल रहे हो बेटा? डाउट पोर्टल पे बोल रहे हो? डाउट पोर्टल पे तो मैं देखती हूँ डाउट्स, देखो ना पूरा दिन क्या होता है ना, क्लासेस भी होती है मेरी, पूरा दिन क्लासेस चलती हैं, जब मुझे टाइम लगता है मैं डाउट पोर्टल खोल के भी देखती हूँ। अभी जो पुराने डाउट्स हैं आपके सबके सॉल्व हो चुके हैं जितना मैंने देखा है। कौन से सब्जेक्ट का डाउट है मुझे बता दो, मैं देख लूंगी। या पढ़ाते टाइम बोल रहे हो कि पढ़ाते टाइम डाउट नहीं देखती? अब जब पढ़ा रही होती हूँ ना तो टॉपिक पे ध्यान होता है, जैसे मुझे टाइम लगता है वैसे मैं आपकी चैट्स देख लेती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं चैट देखती हूँ आपको पता है उसी टाइम मैं आपका रिप्लाई भी कर देती हूँ। ओके, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना। अब अगर आपको पढ़ाना भी है और साथ में अगर मैं आपकी चैट्स भी देखती रहूंगी तो पढ़ाऊंगी कैसे? तो पढ़ाने के बाद मैं एक बार जरूर देखती हूँ आपकी चैट को कि किसी का कोई डाउट तो नहीं आया, और जैसे आता है उसी टाइम मैं क्लियर भी कर देती हूँ। ये तो आप सबको ही पता है कि जैसे डाउट देखती हूँ उस टाइम रिप्लाई भी कर देती हूँ, और लास्ट का टाइम भी मैंने रखा होता है 1-2 मिनट का कि कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। चलिए, अब होमवर्क क्या है कि जो भी हमने पढ़ा है उस सबको रिवाइज करके आइए। ठीक है, टेबल्स मैंने आपको इजी फॉर्म में दे दिए जानबूझ के कि फ्लो चार्ट से पढ़ना इजी होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट्स दे दिए। अब जितना भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज कवर किए हैं, कल कवर किए हैं, उसको पढ़ के आइए। और मैंने आपको बात बता दी है कि रोज का रोज पढ़ना है, नहीं तो टॉपिक छूटता जाएगा और फिर लास्ट में फिर बोलोगे सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है या टफ लग रहा है, क्योंकि रोज का रोज पढ़ना इस सब्जेक्ट में बहुत जरूरी है। इस सब्जेक्ट में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में रोज का रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब क्लास को ओवर करते हैं, अब आप लोग जाइए, ब्रेकफास्ट करिए और पढ़ने बैठ जाइए। कॉलेज जाना है कॉलेज जाइए, जो अपना टाइम स्केड्यूल है उसको फॉलो करिए, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम बहुत नियर है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। अब कोई डाउट होगा तो आप लोग कल पूछ लेना या डाउट पोर्टल पे पूछ लेना। अब हम लोग कल सुबह 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, और जितने भी लोग आज क्लास में है मैं सबका रिकॉर्ड रख रही हूँ, कौन क्लास में आ रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है। आप लोग कल दोबारा क्लास अटेंड करना, और जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, रिकॉर्डेड सेशन वाले भी अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर आपको भी डाउट आता है